1983 में मारुति 800 को लॉन्च करके मारुति ने आपके और मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों को फोर व्हीलर सेगमेंट में आने का एक किफ़ायती मौका दिया। उस 800 की लीगेसी को कंटिन्यू किया आगे चल के ऑल्टो ने। लेकिन मारुति 800 और ऑल्टो कंपनी के लिए दो ऐसी गायें बन गई जिसका दूध पी के मारुति कंपनी बिल्कुल सॉलिड हो चुकी है। एंड आज हम बात करेंगे उस लेजेंडरी ऑल्टो के K10 वेरिएंट के बारे में, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड कार फॉर स्मॉल फैमिलीज़। लेकिन इस रिव्यू को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मास्क का भरपूर उपयोग करें, क्योंकि कोरोना आपकी और मेरी पहुंच से इतना बाहर है कि एक बार फैल जाए तो रुक नहीं सकता। सो नाउ वी आर डन। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील एंड लेट्स बिगिन। करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। जहां पुरानी गाड़ी गोल गोल एलिमेंट्स की वजह से थोड़ी सी क्यूट लगती थी, ये गाड़ी बड़ी लाइटों की वजह से एक हैप्पी हैचबैक लगती है। ऑन द फ्रंट यू गेट बिग लुकिंग हेडलैम्प्स, क्योंकि फंक्शनली इनका सेम है, बस ये देखने में थोड़े से बड़े हैं। सेंटर पे आपको मिलती है क्रोम लाइनिंग, नीचे आपको मिलता है एक बड़ा सा अग्रेसिव लुकिंग एयर डैम एंड देन देयर इज द हाउसिंग फॉर फॉग लाइट्स। अगर आपको इस गाड़ी में फॉग लाइट चाहिए तो आपको इसका ऑप्शनल पैकेज खरीदना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नॉट मच टू टॉक अबाउट दिस कार। द फ्रंट ऑफ द कार लुक्स वेरी प्रोपोर्शनल। एंड अब बात करते हैं गाड़ी के साइड्स की। अगर मैं साइड्स की बात करूं तो सबसे पहले आपको मिलेगा एक रैप अराउंड हेडलैम्प। नाउ रैप अराउंड हेडलैम्प में भी कोई बहुत खास फीचर ना हो, लेकिन गाड़ी के साइज़ और बजट को देखते हुए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ईटियोस के अंदर भी रैप अराउंड हेडलैम्प नहीं होता। उसके बाद यू गेट द यूजुअल साइड इंडिकेटर। अगर मैं मिरर्स की बात करूँ तो ये पुरानी ऑल्टो के मुकाबले थोड़े से बेटर हैं, थोड़े से बड़े हैं, जिसकी वजह से हाईवे के ऊपर विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ओवरऑल सिलुएट ऑफ द कार इज़ रैदर स्मॉल। अगर मैं हैचबैक्स की बात करूँ तो उसके अंदर भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा छोटी है। इसके अलावा डोर हैंडल्स आपको ब्लैक मिलते हैं। अगर आप बॉडी कलर डोर हैंडल्स चाहते हो तो उसके लिए आपको ऑप्शनल पैकेज लेना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। एंड द बी पिलर ऑफ द कार इज़ ब्लैक, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्पोर्टी एक्सेंट मिलता है अगर आप गाड़ी को मॉडिफाई करवाते हो। अब अगर मैं इस गाड़ी की मॉडिफिकेशन की बात करूं तो आपको कंपनी की तरफ से इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं 13 इंच के स्टील रिम्स, लेकिन इस पर्टिकुलर कार के अंदर 14 इंच के अलॉयज़ है, जिनके ऊपर थोड़े से ओवर साइज टायर लगे हुए हैं। इसकी वजह से गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है। टायर बड़े और थोड़े चौड़े होने की वजह से प्लस अलॉयज़ होने की वजह से टायर्स में वेट आ जाता है, तो थोड़ा सा हैंडलिंग इंप्रूव हो जाती है। बात करते हैं गाड़ी के रेयर की। इस गाड़ी के बैक साइड पे आपको ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं मिलते, और जो मिलते हैं उसमें से भी काफ़ी सारे गायब हैं। बात करते हैं क्या बचा है। रेयर विंडशील्ड गाड़ी के साइज़ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़ी, और ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। इसके पीछे आपको मिलता है हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, दोनों तरफ आपको सिमेट्रिकल रेयर लाइट्स मिलती हैं। एट द सेंटर देयर इज़ नथिंग। यहाँ पर आपको कंपनी की बैजिंग मिलती है अगर आप गाड़ी कहीं और से लेते हैं तो। एंड देन देयर इज़ एन अनएक्सपेक्टेडली सॉलिड बम्पर, मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन है। अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो इसको ओपन करने के लिए आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो आप इसको अंदर लैच से ओपन करेंगे या फिर इसको की से ओपन करेंगे। तो अभी हम इसको की से ओपन करेंगे, और दिस इज़ ऑल द बूट स्पेस, जो कि है 177 लीटर। तो फैमिली ऑफ 4 के लिए आपको छोटे मोटे ट्रिप्स बहुत ईजिली कवर हो जाएंगे। बड़े ट्रिप्स पे आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, बट देन अगेन इट इज़ इनफ फॉर अ फैमिली ऑफ 4। उसके अलावा ये ट्रे भी आपको कंपनी की तरफ से मिलती है। बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। एंड अंदर बैठने से पहले बात करते हैं गाड़ी के ओपनिंग एंगल्स की। तो ओपनिंग एंगल्स आर वेरी गुड फॉर अ कार लाइक दिस, लेकिन अंदर बैठने में मेरे जैसे मोटे लोगों को शायद थोड़ी दिक्कत आ सकती है, जब उनका पैर या उनका पेट फंस सकता है गाड़ी में। अपार्ट फ्रॉम डैट, जब आप इस गाड़ी के हैबिचुअल हो जाते हो तो तब आपको ऐसे इश्यूज नहीं आते। एंड सरप्राइजिंगली गाड़ी का थ्रड जो है वो आपको बहुत ज़्यादा सॉलिड या स्टर्डी सा फील होता है, जो कि मुझे अगेन उम्मीद नहीं थी, बिकॉज जो नई स्विफ्ट है लेटेस्ट वाली उसके अंदर ऐसी फीलिंग नहीं आती, बट इस गाड़ी के अंदर आपको स्टिल एक थोड़ी सी बेटर फीलिंग आती है स्विफ्ट के मुकाबले। अब अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ तो कम्प्लीटली न्यू डिज़ाइन मिलता है इसको पुरानी ऑल्टो के मुकाबले। एंड उस चीज़ को फील करने के लिए आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। तो इन 3, 2 and 1, सो दिस इज़ द डैशबोर्ड ऑफ द ऑल्टो K10 विच आई एम इन एट द मोमेंट। एंड एज यू कैन सी कंप्लीट रीडिज़ाइन मिलता है इस डैशबोर्ड को, कुछ नए फीचर्स भी मिलते हैं। एंड अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो उसमें थोड़ा सा स्पोर्टी सा डिज़ाइन है। तो ओवरऑल कंपनी ने इसको एक स्नैजी डिज़ाइन देने की कोशिश की है, जो कि पुराने ओल्ड एज डिज़ाइन को थोड़ा पीछे छोड़ता है और एक न्यू लाइफ इस गाड़ी के अंदर लेके आता है।
सबसे पहले अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो बेयर बोन्स, नॉट मैनी फीचर्स, कोई बटन्स आपको नहीं मिलते, लेकिन एक अच्छी चीज़ आपको यहाँ ज़रूर मिलती है। एक तो आपको ये ग्रे एक्सेंट मिल जाता है जिसकी वजह से ना आपको स्टीयरिंग व्हील में 2 कलर मिल जाते हैं। देन सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग एंड गुड थिंग जो मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है, इसका हब बहुत ज़्यादा बड़ा है जिसकी वजह से मुझे यहाँ से हाथ उठाना नहीं पड़ता, मैं सीधे ही हॉर्न दबा सकता हूँ। ये मुझे एक अच्छी चीज़ लगती है बिकॉज कुछ गाड़ियों के अंदर हब थोड़ा छोटा होता है या स्टीयरिंग से थोड़ा सा दूर होता है, जिसकी वजह से मुझे कई बार इसको हाथ को स्ट्रेच करना पड़ता है या हाथ छोड़ के दबाना पड़ता है। आई हैव सीन मैनी पीपल डूइंग इट। तो ये चीज़ मुझे इस गाड़ी की अच्छी लगी जिसकी वजह से थोड़ा सा ड्राइवेबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। उसके पीछे आपको स्टॉक्स मिल जाते हैं एंड मुझे जितना ध्यान है यही सेम स्टॉक्स, इसी क्वालिटी के सेम स्टॉक्स मेरे पास मेरी ज़ेन स्टीलो के अंदर भी होते थे। जिन लोगों को पता है कि मेरे पास पहले ज़ेन स्टीलो गाड़ी थी मारुति की, तो दे आर फंक्शनल, दे आर गुड एंड क्वालिटी वाइज भी दे आर वेरी ओके। मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, मेरे को था शायद मारुति इसको थोड़े से और सस्ते स्टॉक्स यूज़ करेगी कॉस्ट कटिंग के लिए, बट स्टॉक्स गाड़ी के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर मैं प्लास्टिक क्वालिटी की बात करूँ तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा सरप्राइज हूँ इस चीज़ को देख के। अब मुझे आइडिया नहीं लग रहा कि मारुति अपने बड़ी गाड़ियों का पैसा छोटी गाड़ियों में डाल रही है क्या सारा का सारा, बिकॉज ओवरऑल द थिंग इज़ वेरी नाइस। कोई आपको एडजस्टमेंट नहीं मिलता। सो पीछे चलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे जैसा कि मैंने आपको कहा थोड़ा सा स्पोर्टी डिज़ाइन मिलता है। कैसे यू कैन सी दीज ग्रे एक्सेंट्स, बाहर तो ग्रे एक्सेंट्स है ही, देन आपको अंदर भी ग्रे एक्सेंट मिलते हैं। तो एक 3D लेयर इन्होंने देने की कोशिश करी है। उसके बाद आपको ऑन द लेफ्ट साइड आपको RPM मीटर मिल जाता है, ऑन द सेंटर आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर। अगेन दोनों में रेड एक्सेंट्स आपको मिलते हैं। ऑन द राइट साइड अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ पर आइकन्स मिलते हैं बहुत सारे, जो मैं ट्राई करता हूँ क्या पता गाड़ी को ऑन ऑफ करने के टाइम दोबारा दिख जाते हो। नाउ यू कैन सी इट। तो ये सारे आइकन हैं जो कि मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा उस टाइम बंद हो जाएंगे। बूम, एवरीथिंग गॉन। एंड अगर मैं स्विच को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को सेंटर पे एक डिजिटल फ्यूल मीटर मिलता है। उसके अलावा द क्लॉक 52,400 किलोमीटर ये गाड़ी कवर कर चुकी है, सून टू बी 500। देन A and B ट्रिप मीटर्स एंड दैट्स ऑल। सो बेयर बोन डिस्प्ले है, लेकिन जो मेन चीज़ आपको एक गाड़ी में चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बात करते हैं डोर पैनल्स की, तो डोर पैनल्स आर क्वाइट स्लिम। तो यहाँ पर अगर आपको हाथ रख के चलाना है इट इज़ जस्ट एडिक्वेट। ज़्यादा गड्ढा है तो आपका हाथ ऐसे गिर सकता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, आपको कोई बॉटल होल्डर नहीं मिलते हैं, आपको साइड में डॉक्यूमेंट होल्डर ज़रूर मिलता है। तो छोटी मोटी चीज़ें यहाँ रखी जा सकती है। आप कॉइन्स वगैरह यहाँ होल्डर में रख सकते हो क्योंकि इसको तब भी बंद करना बहुत ईजी है। दिस इज़ योर लॉक, जिसको एक मेटालिक फिनिश मिलती ज़रूर है ग्रे एक्सेंट में, लेकिन थोड़ा सा फील होता है कि ये कम्प्लीटली बहुत हाई एंड कोई मेटल नहीं है। दिस इज़ मोर लाइक प्लास्टिक ओनली। सो बट इट एटलीस्ट इट लुक्स गुड। एंड कंपनी ने यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स का यूज़ किया है। जैसे सबसे ऊपर ये एलिमेंट है जो कि थोड़ा थोड़ा डैशबोर्ड के जैसे, बट इसका कलर डिफरेंस है। यू कैन सी हेयर स्लाइटली कलर इसका जैसे फेड सा लग रहा है, या इसमें थोड़ा सा इसमें ब्लू या पर्पल शेड ज़्यादा है। उसके बाद सेकंड आपको मिलता है ये बीज इंसर्ट। ये बीज इंसर्ट अगेन एक डिफरेंट टेक्सचर है। देन आपको यहाँ सेंटर में जो आप ये ग्रे प्लास्टिक देख पा रहे हो, सॉरी जो डार्क ग्रे, ये इसका टेक्सचर और ऊपर का टेक्सचर का फ़र्क है। देन आपको यहाँ पर जो सिल्वर एक्सेंट मिलता है वो एक अलग चीज़ है। तो कंपनी ने मल्टीपल एलिमेंट्स का यूज़ करके कार को थोड़ा सा एक लाइवली फीलिंग दी है। उसके बाद सेम फिनिशिंग आपको यहाँ मिल जाती है जहाँ पे अपना हाथ रख सकते हो गाड़ी चलाते समय। एंड दैट्स ऑल अबाउट द डोर। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर कोई खिड़की खोलने का प्रबंध नहीं है, तो खिड़की खोलने के प्रबंध पे हम थोड़ी देर के बाद आते हैं। अगर मैं आगे वेंट्स की बात करूँ तो दीज आर राउंड वेंट्स, जो मैं हमेशा हर गाड़ी में बताता हूँ। मुझे फ्री रोटेटिंग वेंट्स बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इनको आप जिस मर्जी शेप और एंगल पे अपने फेस पे, अपने मोटे पेट पे या जहाँ से मर्जी आप इसको सेट कर सकते हो। तो दिस इज़ वन नाइस थिंग अबाउट दिस कार। मिरर्स आपको इवन इन द टॉप मॉडल आपको मैनुअल मिलते हैं, तो देर इज़ नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। लेकिन एक अच्छी चीज़ इन मिरर्स की बताऊँ तो ये इंस्टेंटली मैं नीचे देख सकता हूँ, मैं इंस्टेंटली ऊपर देख सकता हूँ, इंस्टेंटली पीछे देख सकता हूँ और इंस्टेंटली अपनी तरफ भी कर सकता हूँ। तो दिस इज़ अ गुड थिंग अगर इफ़ यू आर इनटू इट, बिकॉज मेरी विस्टा में मैनुअल मिरर्स है, तो आई लाइक मैनुअल मिरर्स इक्वली। उसके नीचे यहाँ पर मुझे एक स्विच मिल जाता है लाइट की लेवलिंग के लिए। देन आपको 2 अलग स्विच की पोजीशन मिल जाती है। तो अगर आप कोई एडिशनल गाड़ी में लगाना चाहते हो तो उसके स्विचेस आप यहाँ लगवा सकते हो। फॉर एग्जांपल जो लोग इसमें बाहर से CNG लगवाएंगे वो स्विचेस वगैरह यहाँ लगवा सकते हैं। देन डैशबोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो सेंटर में आपको मिलते हैं 2 AC यूनिट्स जिनकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट है, बट ये मुझे किसी गाड़ी की याद करा रहे हैं और राइट नाउ मेरे दिमाग में वो गाड़ी आ नहीं रही है। देयर इज़ वन अनदर कार जो इस तरह का लेआउट यूज़ करती है। आई जस्ट कैनॉट थिंक अबाउट इट एट द मोमेंट। सेंटर में आपको मिल जाता है पार्किंग लाइट का स्विच, एडिक्वेट एंड फंक्शनल। उसके नीचे आपको मिल जाता है म्यूजिक सिस्टम या इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसको कहेंगे। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस ऑफ द न्यू कार, क्योंकि पुरानी गाड़ी के अंदर आपको किसी तरह का म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता था, तो आप सोलली डिपेंडेंट होते थे आफ्टर मार्केट सिस्टम्स के ऊपर। लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम मिलता है जो कि फंक्शनल तो है ही, इट लुक्स गुड एज वेल, क्योंकि कंपनी ने इसको एक डिज़ाइन देने की कोशिश करी है। एंड मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी किस तरह से इन्होंने USB और ऑफ को कवर कर दिया है। यानी अगर आप USB ऑफ लगाते हो तो यू कैन ओपन इट, अदरवाइज आप इसको बंद करके रख सकते हो एंड ये आपके हाथ में चुभेगा नहीं। तो ओवरऑल ये लेआउट गाड़ी के बजट और डैशबोर्ड की शेप के हिसाब से बहुत अच्छा है। अब आर्ट फ्रॉम दैट अगर मैं स्क्रीन की बात करूँ,
थोड़ी छोटी ज़रूर है, बट जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ धूप के अंदर, लिटरली बाहर बहुत ज़्यादा धूप है और मेरे को स्क्रीन पर्सनली परफेक्टली विजिबल है। मतलब ये स्क्रीन कुछ स्क्रीन्स से बेटर है जो मैंने आफ्टर मार्केट टच स्क्रीन देखी है, बिकॉज कई बार क्या होता है स्क्रीन का आपको दिखता नहीं है। समहाउ ये स्क्रीन मुझे दिख रही है और अभी इसके ऊपर ये रैप भी लगा हुआ है, तो अगर ये रैप मैं उतार दूंगा तो इसकी विजिबिलिटी थोड़ी और बेटर हो जाएगी। आई डू नॉट नो इफ इट इज़ विजिबल इन कैमरा और नॉट। इसको बंद कर देते हैं, नीचे करते हैं बात AC कंट्रोल्स की। तो राइट नाउ AC ऑन है। एंड एक अजीब चीज़ मैं आपको अगर बताऊँ, गाड़ी AC की वजह से थोड़ा सा वाइब्रेट हो रही है। मुझे नहीं पता वो आवाज़ उठ रही है इतनी देर से कि नहीं उठ रही है, मुझे पहले आपको बताना चाहिए था। अगर मैं AC को बंद करूँ तो गाड़ी की आवाज़ भी कम हो जाती है, गाड़ी की वाइब्रेशन कम हो जाती है, प्लस RPM पे एक बार हम नज़र मारते हैं कि राइट नाउ RPM इज़ बिलो 1। अगर मैं AC ऑन करता हूँ तो RPM थोड़ा सा 1 की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यू नोटिस्ड इट। मैं फिर से इसको बंद करूँगा और नाउ RPM ऑलमोस्ट 1 पे पहुँच चुका है। मैं फिर से AC को बंद करता हूँ एक बार, यू कैन सी RPM उसी टाइम नीचे। RPM ऑन करूँगा तो RPM मतलब AC ऊपर आ जाएगा। ये चीज़ बहुत कम इंजन में होती है, खासकर जो छोटे इंजन होते हैं। मेरी जेन स्टीलो में भी ये चीज़ कभी कभी होती थी, तो नॉट मच टू कंप्लेन अबाउट। देन आपको स्टैंडर्ड नॉब्स मिलते हैं AC के कंट्रोल्स के लिए। यहाँ पर आपको अगेन एक एम्प्टी बटन मिलता है। देन यू हैव अ स्लाइडर अंदर और बाहर के एयर को चेंज करने के लिए, बिकॉज ये मैनुअली कंट्रोलेबल है, सेम एज इन माई ओल्ड कार। दिस इज द टेम्परेचर नॉब। इसके नीचे आपको एक कार चार्जर के लिए जगह मिल जाती है, 12 वोल्ट सॉकेट। देन यू हैव दिस गियर लीवर, एंड गियर लीवर गाड़ी का मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, बिकॉज बड़ी एडिक्वेट पोजीशन से के ऊपर है, ना ही ज़्यादा दूर है ना ही ज़्यादा पास है। जो गियर लीवर डैशबोर्ड में लगे होते हैं मुझे वो भी बहुत ज़्यादा ना अट्रैक्टिव नहीं लगते। तो पर्सनली ये चीज़ मुझे अच्छी लगी इन्होंने किस तरह से इसको मैनेज किया, बिकॉज यूजुअली सस्ती गाड़ियों के अंदर कंपनीज, इवन मारुति ने भी जैसे रिट्स के अंदर गियर लीवर को एक तरह से डैशबोर्ड का ही पार्ट बनाया हुआ है, तो यहाँ पर उन्होंने इसको अलग रखा है। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी पर्सनली मतलब बेटर लगती है। इसके नीचे यू कैन सी दीज 2 बटन्स, तो दीज 2 आर द कंट्रोल फॉर दीज विंडोज़ जो आप देख रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ बटन को खींचता हूँ, प्रेस करता हूँ सॉरी, तो द विंडो गेट्स ओपन एंड द यूजुअल पावर विंडो अफेयर। लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको सिर्फ फ्रंट पे ही 2 विंडोज़ मिलते हैं, रेयर पे आपको मैनुअल विंडोज़ मिलते हैं। एंड इवन इफ दिस इज़ अ VXI वेरिएंट, आपको 4 पावर विंडोज़ का यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं मिलता है। उसके पीछे यू हैव द यूजुअल हैंड ब्रेक एंड देयर इज़ नॉट मच टू टॉक अबाउट इट। बात करते हैं गाड़ी में स्पेस की, तो डोर पॉकेट्स के अलावा यहाँ पर मुझे और कोई जगह नहीं मिलती। उसके अलावा डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे थोड़ी सी जगह मिलती है, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा चीज़ें फिट नहीं आती। लेकिन अगर मैं अपना फ़ोन ट्राई करूँ तो टेम्परेरी तरीके से मैं इसको यहाँ अटका सकता हूँ, बट दिस इज़ नॉट अ वेरी रिलायबल सोल्यूशन। छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर रख सकते हो, नथिंग मच। दैन डैशबोर्ड के ऊपर आपको थोड़े से स्पेसेस मिलते हैं, बट अगेन यहाँ पर कोई चीज़ पड़ी होगी तो ज़्यादा स्पीड में या बम्प्स के ऊपर आके वो चीज़ पीछे गिर सकती है। छोटी मोटी चीज़ आप रख सकते हो। एंड अगेन वन टिप, खाने की चीज़ प्लीज़ डैशबोर्ड के ऊपर ना रखी जाए। इसके अलावा अगर मैं ग्लोव बॉक्स की बात करूँ तो ग्लोव बॉक्स ऑफ द कार इज़ क्वाइट लार्ज। मैं लार्ज इसलिए कह रहा हूँ, ये नहीं कि बहुत बड़ा है, लेकिन ये कार के साइज़ के हिसाब से बहुत अच्छा है। बिकॉज जहाँ मुझे ध्यान है कि स्विफ्ट के अंदर अगर मैं देखूँ स्विफ्ट आल्टो से कितनी बड़ी है, तो उसमें ग्लोव बॉक्स उस हिसाब से उतना बड़ा नहीं होता। तो दिस इज़ वन गुड थिंग जिसकी वजह से कार की प्रैक्टिकलिटी बनी रहती है। उसके बाद लेट अस टॉक अबाउट द सीट्स। एंड सीट्स ऑफ द कार आर बेसिक बेयर बोन्स, यानी आपको हेडरेस्ट रिमूवेबल नहीं मिलता। एंड बोल्स्टरिंग कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम डैट आपको सीट की क्वालिटी या क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ वो बहुत ज़्यादा ठीक है। देन थाई सपोर्ट सरप्राइजिंगली गुड है फॉर अ कार दिस साइज, बिकॉज कुछ बड़ी गाड़ियों के अंदर आपको थाई सपोर्ट अच्छा नहीं मिलता। तो ऑल्टो के अंदर अगर मैं बात करूँ थाई सपोर्ट अच्छा है, इट इज़ अ गुड थिंग। उसके अलावा आई एम 5'10" या पगड़ी पहन के 5'11" समथिंग, तो अभी मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ सीट के ऊपर। एंड दिस इज़ द हेडरूम यू गेट इन द फ्रंट। एंड अब बात करते हैं गाड़ी के रूफ लाइन की, तो सन ब्लाइंड्स, द लाइट, ये लाइट मारुति ने पता नहीं कितनी गाड़ियों के अंदर यूज़ करी है। इवन दिस शीशा, दीज थिंग्स, ये जो भी स्टफ है ये इतना कॉमन है ना, ये ऑलमोस्ट हर मारुति की गाड़ी में होता है। इसके अलावा आपको वैनिटी मिरर, यस आपको वैनिटी मिरर ज़रूर मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। एंड दैट्स ऑल द फ्रंट ऑफ दिस कार। मुझे ना ये गाड़ी पसंद किस लिए आती है कि एक तो ये गाड़ी साफ़ करने में आसान है, ये गाड़ी मेंटेन करने में आसान है, और स्मॉल साइज़ की वजह से ये गाड़ी रिव्यू करने में भी आसान है। बात करते हैं गाड़ी के बैक सीट की। एंड फ्रंट की तरह अगर मैं रेयर डोर के ओपनिंग एंगल की बात करूँ तो अगेन इट इज़ क्वाइट गुड एंड क्वाइट इंप्रेसिव। लेकिन इनग्रेस, अंदर बैठना, अब मुझे एक बात समझ में आ गई है कि दिक्कत गाड़ी में नहीं है। एनीवेज, अगर मैं पीछे बैठ के स्पेस की बात करूं तो इट इज़ वेरी गुड फॉर 4 पीपल आई से, बिकॉज 5 लोगों के लिए स्पेस मुझे खुद फील हो रहा है शायद थोड़ा सा कम है, या फिर 5 मेरे जैसे लोगों के लिए तो इस गाड़ी में स्पेस मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि लोग जाते नहीं हैं, पीपल ट्रैवल, बट अगेन अगर आप कंफर्ट ढूंढ रहे हो किसी छोटी गाड़ी के अंदर तो दिस माइट नॉट बी द बेस्ट बेट यू हैव एट दिस प्राइस पॉइंट। अब अगर मैं स्पेस की बात करूं तो दिस इज़ द मिनिमम लेग रूम एंड दैट इज़ द मैक्सिमम लेग रूम। सो एज यू कैन सी स्पेस इज़
अ बिट ऑन द प्रीमियम। अगर मैं लातों को बीच में भी करता हूँ या बाहर भी करता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल ही है मेरे लिए बैठ पाना। और टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई इसको पूरा पीछे करके चलाता है तो पीछे मेरे जितना बड़ा बंदा नहीं बैठ सकता। लेकिन ओवरऑल जो आपको लेग स्पेस मिलता है वो डिसेंट है, यानी अगर मैं इसको अपनी पोजीशन के हिसाब से सेट करूँ तो डेफिनेटली मैं इस गाड़ी के अंदर पीछे बैठ सकता हूँ। जो सीट है पिछली, इट इज़ क्वाइट फ्लैट, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो देर इज़ नथिंग मच टू टॉक अबाउट इट। थाई सपोर्ट पिछली सीटों का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अगली सीटों की तरह, तो ये एक प्लस पॉइंट है इस गाड़ी का, यानी सीटें थोड़ी सी कंफर्टेबल हैं। हेडरेस्ट आपको नॉन रिमूवेबल मिलेंगे। इसके अलावा पीछे आपको मैनुअल विंडोज़ मिलती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड एक जो चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, गाड़ी का लॉक इससे होता है। तो देख लेते हैं गाड़ी में VXI में सेंट्रल लॉकिंग आती है कि नहीं आती। यस, यू हैव सेंट्रल लॉकिंग, यानी अगर मैं इस तरह से लॉक करता हूँ, ही इज़ माई फ्रेंड जिन्होंने ये गाड़ी मुझे प्रोवाइड कराई है। तो यस, सेंट्रल लॉकिंग गाड़ी के अंदर है। एंड देन मेरे ख्याल से पिछली चीज़ खत्म हो गई है, बिकॉज आपको ना कुछ स्टोरेज स्पेस यहाँ मिलती है, ना ही आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलता है। जो इकलौती स्टोरेज स्पेस आप देख पा रहे हो वो है यहाँ जगह पे, यानी सेंट्रल कंसोल को पीछे करके मुझे थोड़ी सी स्टोरेज मिल जाती है, जो कि सेम मेरी जैन के भी अंदर सेम लेआउट था। एंड इसको आप यहाँ बंद कर सकते हो कप होल्डर को। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द रेयर ऑफ दिस कार। तो ओवरऑल गाड़ी के अंदर पिछली सीट के ऊपर बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, ये आपको चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड हेडरूम एज यू कैन सी, अगर मैं लातों को बीच में करके थोड़ा, क्योंकि देखो अगर मैं लेग्स को बीच में कर दूंगा सीट के तो मैं नीचे की नहीं बैठ सकता फिर, तो मैं बस ओके हूँ, यानी मैं ज़्यादा पीछे होऊंगा वो भी मेरे बस का है नहीं, सोना तो मैं भूल जाऊँ। तो छोटे ट्रैवल्स इसमें गाड़ी में मैं कर सकता हूँ टेम्परेरी, लेकिन लॉन्ग जर्नी के ऊपर अगर सी इट इज़ नॉट अबाउट द कार, इट इज़ अबाउट द साइज़। तो अगर आपका साइज़ मेरे जैसा नहीं है या आपकी फैमिली छोटी है, बच्चे छोटे हैं, उस केस में डेफिनेटली आप एक कार को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके सारे दोस्त मेरे जैसे ही हैं और आपको लंबी जर्नी करनी होती है, तो एल बेटर से कि आप दूसरी गाड़ियों की तरफ ध्यान दो, जैसे कि फ़िलहाल तो एस्प्रेसो ही आपको मिल जाएगी, जो कि आपको यूजुअली न्यू ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि सेकंड हैंड के अंदर उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा आप क्विड वगैरह को कंसिडर कर सकते हो, i10 को आप कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज उसके अंदर आपको पिछली सीट के ऊपर हेडरूम थोड़ा अच्छा मिल जाता है। तो अब गाड़ी को चला के देखते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट ये गाड़ी रोड पे कैसी है। सो नाउ इट इज़ टाइम टू ड्राइव द कार। आपकी सुरक्षा है आपके हाथ, सीट बेल्ट लगा के चलें। ऐसा कहना मेरा नहीं है, मतलब मैं सपोर्ट ज़रूर करता हूँ इस बात को, लेकिन मारुति इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर डालता है और आप सबको पता ही है क्यों। लेकिन उसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो एसी थोड़ा सा चला लेते हैं, और अगर आपको एसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा आए तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि माफ़ी मांगना गर्मी में रहने से ज़्यादा आसान है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, गाड़ी के व्यूइंग एंगल की अगर मैं बात करूँ, बहुत शानदार व्यूइंग एंगल है गाड़ी के, कंसिडरिंग गाड़ी का स्मॉल साइज़ होने की वजह से। विंडोज़ गाड़ी की बहुत ज़्यादा लार्ज है। देन मैंने एक रेयर व्यू के टाइम पर बताया था कि गाड़ी का रेयर विंडशील्ड है वो इट इज़ क्वाइट लार्ज, जिसकी वजह से मैं पीछे भी क्लियर देख पा रहा हूँ। एंड लाइक इतना अच्छा पीछे का विज़न ना बड़ी गाड़ियों में कई बार नहीं मिलता। जैसे अगर मैं XUV 500 की बात करूँ या टाटा हैरियर की बात करूँ, तो उन गाड़ियों में इतना शानदार व्यू नहीं आता जितना इस गाड़ी में। और उसका यही रीज़न भी है कि ये गाड़ी छोटी है, तो मुझे लिटरली लग रहा है कि चीज़ें मेरे बहुत पास में है, राइट। या ये गाड़ी कहूँगा मैं, जैसे मुझे थोड़े टाइम से आदत हो रखी है एक बड़ी गाड़ी चलाने की, तो अब मुझे बहुत टाइम के बाद लग रहा है कि मैं इट इज़ लाइक अ गो कार्ट, बस थोड़ा सा अच्छा खासा बना हुआ है, जिसकी बिल्ड थोड़ी सी बेटर है। अपार्ट फ्रॉम डैट, अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो फीडबैक ऑफ द कार इज़ गुड। यू कैन लिटरली फील द रोड, you can feel the tires moving. Don't try this at home. तो गाड़ी का स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है। इनफैक्ट इस गाड़ी का स्टीयरिंग फीडबैक काफ़ी गाड़ियों से अच्छा है। जैसे अगर मैं बात करूँ टाटा की कुछ गाड़ियों के अंदर आपको आर्टिफिशियल फील मिलता है, उसके अलावा Hyundai गाड़ी के अंदर अगर मैं बात करूँ, Hyundai में तो फील होता है ज़ीरो, तो उससे भी बहुत अच्छी है ये गाड़ी चलाने में। इनफैक्ट मज़ा आता है आपको ये गाड़ी चला के ना, बिकॉज इट इज़ सो स्मॉल। अभी मैंने यू टर्न लिया है, मैं शायद इसके अलावा किसी भी गाड़ी में होता तो जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, यू टर्न लेने के टाइम पर मुझे शायद वो गाड़ी को हल्का सा बैक करना पड़ता, बट ये गाड़ी वहीं पे घूम गई। तो इट इज़ वेरी नाइस। देन स्टीयरिंग की वजह से चेंजिंग लेन्स इज़ वेरी ईजी। इट इज़ नॉट एज गुड एज द फोर्ड फीगो और Volkswagen पोलो, बट अपनी रेंज के हिसाब से जहाँ पर ये गाड़ी आती है, खासकर अगर मैं इसके कॉम्पिटिशन में देखूँ, जो मेरे पास गाड़ियाँ हैं डैटसन, ईऑन वगैरह जो गाड़ी आती है, उसके मुकाबले इस गाड़ी का स्टीयरिंग फीडबैक बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जिन्होंने ये गाड़ी सिंगल ड्राइवर पर्पस से लेनी है, तो मेरे ख्याल से आल्टो इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस फॉर देम। अगर मैं बात करूँ गेयर्स की, तो जैसा मैंने बताया था इंटीरियर टाइम पे, गियर की पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। प्लस अब चलाने के टाइम पे आपको बता रहा हूँ कि गियर का थ्रो भी बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है। तो इवन अगर आप इस गाड़ी को फर्स्ट टाइम चलाते हो
आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि आपको ये नहीं पता कि गियर कहाँ जाना है, या जो लोग रेगुलर गाड़ी चलाते हैं उनको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज समटाइम्स कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जहाँ आप बैठते हो तो रेगुलर चलाने के बावजूद आपको फीलिंग आती है कि शायद गियर बॉक्स में मुझे कन्फ्यूजन है, शायद अब तीसरे की जगह चौथा, मतलब कि अगर चौथे से पाँचवा डालना है तो तीसरा ना डल जाए। ऐसी कोई कन्फ्यूजन आपको इस गाड़ी के अंदर नहीं आने वाली, जितना मैं इस गाड़ी को अब तक चला चुका हूँ। एंड येस, इस गाड़ी के गियर, मेरे पास जो मारुति की गाड़ी थी जो कि थोड़ी सी इससे बड़ी थी जेनेसिलो, उसके मुकाबले इसके गियर बहुत ज़्यादा बेटर हैं। अगर मैं इसको मारुति की किसी दूसरी बड़ी गाड़ी से कंपेयर करूँ तो जैसे स्विफ्ट होती है, स्विफ्ट के गियर बस इसके मुकाबले थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा फील होता है। अदरवाइज़ ये गियर और स्विफ्ट वाला गियर भी ऑलमोस्ट बड़े नौची से गियर हैं, तो इसलिए मेरे को गाड़ी का गियर बॉक्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके अलावा सारे गियर्स के रेशो दे आर वेल सॉर्टेड। देन पेडल्स की अगर मैं बात करूँ तो पेडल्स का प्रेस एंड थ्रो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत एडिक्वेट से पेडल है। मतलब मेरे को लगता है जैसे मारुति ने इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ बना ली हैं आज की डेट में, चाहे आप उसको नंबर्स की बात करो, चाहे आप मॉडल्स की वैरायटी की बात करो, कि उनको ना बेसिक गाड़ी का इतना क्लियर हो गया कि इतनी छोटी गाड़ी के अंदर भी उनका सब कुछ सही से काम कर रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई कैन से अबाउट मारुति की। इनकी आल्टो गाड़ी भी चलाने में इतनी ज़्यादा मज़ेदार है, वरना आज सुबह ही मैं किसी से बात कर रहा था कि आल्टो वाले लोग अजीब होते हैं, वो गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हैं। नाउ आई कैन सी वो गाड़ी तेज़ क्यों चलाते हैं, बिकॉज मैं बहुत छोटी गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे को जो व्यू आ रहा है, जो कंट्रोल मेरे हाथ में है, दैन जैसे ही मैं रिस्पांस देता हूँ, इंजन रिस्पांस करता है, वो सारी चीज़ें एकदम से हो रही हैं। तो मारुति ड्राइविंग के मामले में आल्टो K10 मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी गाड़ी है। अब अगर मैं राइड क्वालिटी और सस्पेंशन की बात करूं तो यहाँ पर आज मैं थोड़ा सा स्टेप बैक लेना चाहूँगा। उसके पीछे रीज़न क्या है, इस पर्टिकुलर कार के अंदर ना आफ्टर मार्केट व्हील्स मॉडिफाइड अलॉय लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से ड्राइव का फ़र्क है थोड़ा सा ओरिजिनल कार के मुकाबले। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गाड़ी के अंदर अपना अलग से बड़ा अलॉय लगवाएंगे या थोड़े चौड़े टायर लगवाएंगे। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ तो जितना मेरी ऑनर से बात हुई है, गाड़ी की राइड क्वालिटी बड़ा टायर लगने के बाद थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है। और अभी भी अगर मैं इम्प्रूवमेंट में बात करूं तो क्योंकि टायर छोटे हैं ना, तो आपको हर एक चीज़ गाड़ी के कैबिन में फील होती है। प्लस ये गाड़ी स्मॉल है। अब ऐसे ही छोटे टायर आपको किसी पुरानी रिट्स के बेस मॉडल में मिल सकते हैं, या इंडिका विस्टा के बहुत पुराने मॉडल में मिल जाएंगे 13 इंच के टायर, लेकिन उनकी स्टील थोड़ी प्रोफाइल बड़ी होती है, थोड़ा टायर बड़ा होता है, तो उसमें आपको इतने ज़्यादा जो है ये आपकी इरेगुलरिटीज़ होती है रोड के ऊपर, आपको वो सब फील नहीं होता, आपको कोई इशू नहीं आता। पर इस गाड़ी में ना आई कैन लिटरली फील एवरीथिंग फ्रॉम द रोड। और अभी इसमें टायर अच्छे लगे हुए हैं, तो अगर स्टॉक टायर इसमें लगे होते तो मेरे को लग रहा है शायद थोड़ा ज़्यादा मुझे वो फीलिंग आ रही होती। इनफैक्ट कोई छोटा सा पत्थर निकलता है तो मुझे गाड़ी के नीचे से पता चल जाता है कि गाड़ी के नीचे कोई छोटा सा पत्थर आया। तो राइड क्वालिटी मैं कहूँगा जब तक आपके पास रोड बहुत ज़्यादा अच्छी है तब तक तो गाड़ी चलाने से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि राइड क्वालिटी गाड़ी की बहुत अच्छी है। लेकिन खड्डों के ऊपर या ख़राब सड़कों के ऊपर आपको थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आएगी। लेकिन कंसीडरिंग द कॉस्ट ऑफ दिस कार मेरे को लगता नहीं है ये कोई कंप्लेन करने वाली चीज़ है, खासकर जब कंपटीशन के अंदर भी सिमिलर सी चीज़ें अवेलेबल है। इयॉन में मैं कहूँगा थोड़ी सी राइड इससे बेटर महसूस होती है बिकॉज Hyundai का सस्पेंशन सॉफ्ट है। इस गाड़ी का सस्पेंशन क्योंकि थोड़ा सा स्टिफ है, इसलिए आपको बम्प्स थोड़े से ज़्यादा महसूस होते हैं। एंड अगर मैं हाईवे स्टेबिलिटी की बात करूँ तो राइट नाउ आई एम एट 70 एंड व्हाट आई पर्सनली फील इज़ कि तकरीबन 80 तक द कार रिमेन्स टोटली कंट्रोलेबल। दिस इज़ द पुरानी ऑल्टो, द कार रिमेन्स टोटली कंट्रोलेबल। लेकिन 80 से ऊपर देर इज़ अ स्लाइट फीलिंग की कार थोड़ा अपना कंपोजर ख़त्म कर देती है। हाउएवर इस पर्टिकुलर कार के अंदर अच्छे और बड़े टायर्स होने की वजह से गाड़ी का कंट्रोल स्टिल बना हुआ है। एंड एज आई रीच 100 आई वुड लाइक टू शो यू वन थिंग, दिस स्टीयरिंग व्हील इट गोज़ लाइक दिस। एंड अभी जिसको मैं पकड़ता हूँ तो मुझे लिटरली हाथों में पता चल रहा है कि ये स्टीयरिंग थोड़ा सा फ्लोटी हो रहा है। तो कार 100 तक पहुँचना कंपोजर लूज़ करना शुरू कर देती है। अभी मैं 110 के ऊपर हूँ, ये थोड़ा सा मतलब डेंजरस लग रहा है मुझे। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो स्टीयरिंग ना थोड़ा सा ऊपर नीचे अपने आप ही वॉबल कर रहा है। वॉबल नहीं कहेंगे इसको, थोड़ा सा मतलब फ्लोटी सा हो रहा है, तो मैं ये चीज़ रेकमेंड नहीं करूँगा इस कार के अंदर। सो प्लीज़ इस गाड़ी को 100 से नीचे चलाएं। जो योद्धा जो सूरमा इसको 100 से ऊपर चलाते हैं, पहली बात तो हमारी स्पीड लिमिट आपको उतना अलाउ नहीं करती। दूसरी बात है सिर्फ उन लोगों को मैं ये चीज़ कहूँगा जो आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो आप इसको तब चलाओ, अदरवाइज़ गाड़ी का कंट्रोल रब दे आसरे। गाड़ी जैसी 90 पे मैं लेकर आया हूँ तो इट इज़ क्वाइट फाइन। अभी राइट नाउ 90 पर मुझे रोड फील होनी दोबारा शुरू हो गई है, बट जब मैं 100 पे होता हूँ तो रोड फील होना बंद हो जाती है। एंड दिस इज़ समथिंग जो मैं थोड़ा सा डेंजरस समझता हूँ फॉर एनी टाइप ऑफ कार, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। क्योंकि अगर वो गाड़ी छोटी है
तो वो आपके लिए ख़तरनाक है। अगर आप कंट्रोल भगवान ना करे खो देते हो तो। अगर वो गाड़ी बड़ी है तो आपके आसपास के जितने भी लोग हैं वो उनके लिए ख़तरनाक है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। अगर मैं इंजन की बात करूँ तो राइट नाउ वी आर ड्राइविंग द K10 इंजन, जो कि है 1000 सीसी का और इस साइज़ की गाड़ी के लिए इनफ पंच प्रोड्यूस करता है। एंड पुरानी आल्टो के साथ कंपेयर किया जाए तो पुरानी जितनी भी आल्टोज होती थी, K10 जिसमें नहीं आता था, वो सब 800 सीसी की थी, तो उसके मुकाबले इसमें पंच थोड़ा ज़्यादा है और वो इंस्टेंटली फील भी होता है, खासकर उन लोगों को जिन्होंने पुरानी आल्टो को थोड़ा ज़्यादा टाइम तक चलाया हो। तो उसकी वजह से, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि गाड़ी की ड्राइविंग पहले बहुत ज़्यादा अच्छी है, देन फीलिंग के अलावा मेरे पास पावर भी गाड़ी के अंदर अच्छी है, तो ये एक बहुत ही अच्छा ड्राइवर्स कार का पैकेज बन जाता है। ड्राइविंग के अलावा मेंटेनेंस भी इस इंजन की बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज मारुति के पेट्रोल इंजन सारे देश को पता है कि बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, तो इनकी रिलायबिलिटी के ऊपर बात करने की मेरे को लगता नहीं कोई ज़्यादा ज़रूरत है। सो डैट वाज ऑल फॉर टुडे। एंड अगर अब मैं बात करूँ ये गाड़ी किसके लिए है और किसको नहीं लेनी चाहिए, अगर आप एक छोटी गाड़ी ढूंढ रहे हो डिसेंटली पावरफुल, जो कि फन टू ड्राइव हो, राइट, आपकी छोटी फैमिली है या आप अकेले गाड़ी को चलाते हो, तो आप डेफिनेटली इस कार को कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज अप टू द स्पीड ऑफ 90 दिस कार इज़ वेरी मच प्रेडिक्टेबल, दिस कार इज़ ऑलमोस्ट वेरी स्टेबल। तो मेरे को 90 पे चलाने में इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अभी मैं 80 पे जा रहा हूँ एंड आई हैव अ फीलिंग कि मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ा सकता हूँ और कंट्रोल कर सकता हूँ, तो चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी छोटी फैमिली है तो उसको डेफिनेटली गाड़ी को खरीद सकते हो। अगर आपकी फैमिली में बूढ़े लोग हैं या बड़े लोग हैं, आप उनको हमेशा पीछे बिठाना है, तो पिछली सीट के ऊपर स्पेस बहुत ज़्यादा खास नहीं है। ऐसे केस में आपको हेडरूम की थोड़ी कमी महसूस होगी, बट मेरे ख्याल से इस गाड़ी में और किसी बात की कमी है नहीं, तो डैट इज़ दी ओनली थिंग। स्पेस से आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप स्पेस से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो इस गाड़ी के, यानी कि लो हेडरूम से अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो पिछली सीटों के ऊपर वो भी, तो मेरे ख्याल से इस सेगमेंट के अंदर आल्टो K10 इज़ लाइक, अगर आप ये ले लेते हो बिना कुछ सोचे समझे, तो मेरे को लगता नहीं कि आपने कोई गलती करी, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपके पास इयॉन ऑप्शन है, आपके पास डैटसन का ऑप्शन है। डैटसन के मुकाबले मैं मारुति प्रेफर करूँगा बिकॉज ऑफ सर्विस नेटवर्क, प्लस पार्ट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी डैटसन की पता नहीं कब होती है कब नहीं होती है। लाइक उसका कोई ना, मैं आपको प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं दे सकता कि इनके पार्ट्स हमेशा टाइम पे आते होंगे। अगर मैं Hyundai की बात करूँ तो गाड़ी वो छोटी है, इट लुक्स क्यूट, ठीक है, अगर लड़कियों को लेनी है तो वो इयॉन वगैरह ले सकती है, इट इज़ अ गुड कार। लेकिन Hyundai में आपको कोई फीलिंग नहीं मिलती चलाने वाली, तो वहाँ पर कुछ लोगों के लिए वो टर्न ऑफ फैक्टर हो सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मारुति के अंदर आपको वेरिएंट्स ज़्यादा मिल जाते हैं, देन आपको AGS भी मिल जाता है, तो देयर इज़ एन ऑटोमेटिक वेरिएंट एज वेल। देन इस गाड़ी में आपको CNG भी मिल जाएगा। अगर आप वेरिएंट्स चूज़ कर रहे हैं और आप थोड़ा सा माइलेज कॉन्शियस है तो आप CNG की तरफ जा सकते हैं। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि CNG फिटेड गाड़ी की पावर इसके मुकाबले थोड़ी सी कम ज़रूर फील होती है। तो अगर आपको सिर्फ ड्राइविंग प्लेजर के लिए चाहिए देन यू गो फॉर पेट्रोल। अगर आपको एक फैमिली कार चाहिए जिसकी एवरेज भी अच्छी हो देन यू गो फॉर CNG। आज के वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय। बन जाएगा एक बार फिर होएगा। ढक्कन इसे रख लेंगे यार, और ढक्कन इसे रह गया यार। Yes, you have it, bro. There. बस पापा वो भी नहीं करना होता कुछ। 1983 में मारुति 800 की लॉन्च के बाद 1984 आ गया, फिर 85 आ गया।